नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है तो सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो विधायी कार्य के साथ आबकारी दिवस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहेंगे। तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष। तो 5 दिनों का ये मॉनसून सत्र आज आखिरी दिन है। 19 तारीख से ये मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया, महिला दिवस महिला के तौर पर जो समर्पित किया इस पूरे सत्र को, एक दिन का जो पूरा सत्र के दौरान कार्यवाही होगी वो महिलाओं को समर्पित होगी। सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, महिलाओं के मुद्दे उठेंगे। तो कल वो तस्वीर सामने आई थी और एक इतिहास भी उत्तर प्रदेश ने रचा। और आज इसी मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। देखिए, लगातार 5 दिनों तक ये सत्र चला और आज देखिए आखिरी दिन है और तमाम आज नजर रहेगी कि इस सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है। इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से किन मुद्दों को उठाया जाना है आज के दिन। बिल्कुल, मानसून सत्र इस बार पूरे हंगामेदार रहा। कहीं ना कहीं कुछ उपलब्धियां भी जुड़ी। उपलब्धि ये कि एक दिन पूरा महिलाओं के नाम रहा। उसमें जो बोलने वाली वो महिलाएं विधायक थी, सुनने वाली महिलाएं थी, यहाँ तक जो आंतरिक काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर भी महिलाएं नियुक्त किए गए थे। निश्चित तौर पर एक बेहतर उदाहरण उत्तर प्रदेश ने पेश किया था कल। निश्चित तौर पर इसके अलावा बात करें, जो पहला दिन रहा, पहला दिन अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे, विधायक थे, वो पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी। इसके बाद टकराव की स्थिति बनी। अगले दिन देखा गया कि किस तरह से तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई थी। तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए गए। हालांकि सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिए, डिप्टी सीएम ने जवाब दिया, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। निश्चित तौर पर एक बेहतर बहस भी देखने को मिली। तमाम मुद्दे थे जिनको सरकार की विपक्ष ने उठाया और सरकार ने कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने का काम किया। निश्चित तौर पर आज अंतिम दिन मानसून सत्र का है और ऐसे में निश्चित तौर पर आज भी हंगामा होने के आसार है, क्योंकि एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो दूसरी ओर अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद होंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अपनी तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को एक बार फिर घेरने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज अंतिम दिन है और विधायी कार्य होंगे। ऐसे में साथ ही साथ आबकारी दिवस है, उस पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर अगला सत्र कैसा होगा वो तो आज ही तय हो जाएगा कि अगला जो सत्र होगा विधानसभा का उसकी रूपरेखा क्या होगी। अंतिम दिन है, अंतिम दिन किस तरह से टकराव देखने को मिलता है या फिर बहस देखने को मिलती है या फिर मुद्दे जो होंगे जनता के जुड़े वो कैसे होंगे, तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी उसने भी रणनीति तैयार की कि अंतिम दिन सरकार को कहीं ना कहीं घेरा जाएगा और सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर विपक्ष कोई सवाल करता, कोई मुद्दा उठाता है तो उसको बखूबी जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जनता से, जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा होगा तो विपक्ष को समझाने की कोशिश की जाएगी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार का पक्ष है वो ये है कि विपक्ष को संतुष्ट करने के साथ साथ हमको जनता को संतुष्ट करना है और कहीं ना कहीं उसी के प्रति जवाब बनाया जाएगा। जी बिल्कुल अश्विनी। और अश्विनी, आज कहीं ना कहीं आबकारी दिवस पर भी सबकी नजर है। आबकारी दिवस के मौके पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, चर्चाएं सदन में तमाम चीजों की होती हैं, लेकिन चर्चा अगर सार्थक रहे तब बेहतर होता है, क्योंकि देखा जाता है सत्र होता है, सत्र के दौरान चर्चाएं कम, हंगामा और बहस ज्यादा होती है। तो ऐसे में तमाम जो अहम मुद्दे होते हैं, जो तमाम चीजें होती है वो पीछे रह जाती है। कल का दिन देखिए, कल कितना सुदृढ़ दिन रहा, कल किस तरीके से बेहतर बहस हुई, किस तरीके से बेहतर चीजें देखने को सदन में मिली, क्योंकि महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया भी कि अक्सर देखा जाता था कि बहस और हंगामे
के बीच महिला सशक्तिकरण जो होता था, जिसको लेकर के चर्चाएं तो होती, लेकिन उस मुद्दे को सदन में उस तरीके बेहतर ढंग से रखा नहीं जाता था। जहां विपक्ष की महिलाएं कर रही हूं, विधायक रही हूं, पक्ष की महिला विधायक रही हूं, दोनों ओर से एक सार्थक बहस की गई और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए थी वो हुई। तो निश्चित तौर पर सदन में जब बहस होती है या फिर जब चर्चा होती है तो उसका बेहतर असर, व्यापक असर और बेहतर असर दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हंगामा होता है तो वही नुकसान जनता का होता है, साथ ही साथ जो उम्मीद जनता को होती है कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और सत्र जो होता है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लूंगी। वहीं यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है, तो बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह करीब 9 बजे हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो अभी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं गोरखपुर के, और थोड़ी ही देर में हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, और इसी कहर को कहीं ना कहीं भांपते हुए, जानते हुए कि किस तरह से क्या कार्य अधिकारियों के द्वारा किया गया, क्या स्थिति क्षेत्र की है, उसको देखने के लिए हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अभी चूंकि गोरखपुर में मौजूद है वो, क्या कुछ उनका पूरा ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण पर निकले हुए हैं और इस समय बस चंद समय बाद ही 2 मिनट कहें तो 2 मिनट बाद ही जनता दर्शन कार्यक्रम में हिंदू सेवाश्रम भवन में पहुंचने वाले हैं। और पहुंचने के बाद वहां जो फरियादी पूर्वांचल के अनेक जिलों से आए हैं उनकी फरियाद को सुनने का काम करेंगे। 9 बजे के बाद उनका हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम जो रखा गया है वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और खासतौर से मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा सहित कई जिलों का वो हवाई सर्वेक्षण करके अधिकारियों के साथ फिर समीक्षा बैठक करेंगे कि बाढ़ अगर इस नदी का जलस्तर आगे बढ़ता है तो किस तरह से बाढ़ राहत सामग्री हो या बाढ़ राहत कार्य किया जाए, जिससे आम जनमानस सहित पशु जो जानवर हैं उनकी भी देखभाल की जाए, उनके चारे की व्यवस्था की जाए। उसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगर नदी बढ़ती है, जलस्तर बढ़ता तब, नहीं अगर जलस्तर बढ़ता तो भी अधिकारियों के साथ बैठक करके वह सख्त दिशा निर्देश देंगे कि जहां पर कट है, जहां पर कटाने हैं वहां पर सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि इस साल जो बाढ़ का समय था, बाढ़ का समय बीत जाने के बाद इस समय नदियों में पानी की बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से बाढ़ का सीजन तो नहीं है, लेकिन नदियों के पानी बढ़ने से अधिकारियों में हड़कंप मच गई है। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह की कभी मुसीबत ना आए, इस तरह का कभी व्यवधान ना बढ़े, उसको सुदृढ़ किया जाए। ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं उसका दौरा करते हुए नजर आएंगे, हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे। और देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है क्षेत्र की वो जानते हुए उसकी स्थिति किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा जमीन पर काम किया गया है उस स्थिति से निपटने के लिए, उसका भी जायजा लेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिले पूर्वांचल के जिले हैं जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी शामिल है। तमाम जिले जिनका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जो अनुमानता बारिश होनी थी उससे कम बारिश हुई, लेकिन फिर भी पहाड़ों की बारिश के चलते घाघरा नदी उफान पर है और तमाम जिले के कुछ क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री आज खुद हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से देखेंगे कि स्थिति कैसी क्या है। हालांकि
हालांकि जी। मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया था कि जहां पर भी बाढ़ या सूखे की स्थिति बन रही, उन जिलों के जिलाधिकारी बाकायदा तैयार रहे और जैसा भी होता है, अगर सूखे की स्थिति होती है तो सूखे की स्थिति की समीक्षा करके रिपोर्ट शासन को भेजें, अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो उसकी भी समीक्षा करें, लोगों के रहने की व्यवस्था करें, साथ ही साथ जो पशु होते हैं पशुओं के रहने का आश्रय गृह बनाए, उनके चारे की व्यवस्था करें, तमाम निर्देश दिए गए थे। साथ ही साथ जो सिंचाई जल शक्ति विभाग है उसको भी निर्देश मुख्यमंत्री ने किया था कि अपना काम समय रहते पूरा कर ले, तटबंध जो बनाने उनको बना ले। अक्सर देखा जाता है हर साल एक बड़ा खेल जल शक्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, उसमें यह होता है तटबंध जो बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं काम आधा अधूरा किया जाता है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद होती है कि बाढ़ आएगी और बाढ़ आने के बाद ऐसा माना जाता है कि तटबंध जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बह जाते हैं, और जब जांच होती है तो जांच में वहां पर कुछ नहीं मिलता जिसमें वो आराम से बच जाते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो बाढ़ ने उनके साथ धोखा कर दिया। धोखा इस तरीके से किया कि उन्होंने पूरा काम किया नहीं, उनको उम्मीद थी कि बाढ़ आएगी और जो निशान होते हैं वो मिट जाएंगे सारे, और कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए है वो अंदर हो जाएगा। लेकिन इस बार बाढ़ उस तरीके से आए नहीं, अब उनके सरदर्द बना हुआ जल्द जल्द काम कराया जा रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण का ऐलान कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए, ऐसे अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द आज का दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब सर्वेक्षण करेंगे हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से ये भी देखेंगे कि कहां पर कितना तटबंध बनाए गए हैं, कहां पर क्या व्यवस्था करेंगे। निश्चित तौर पर इसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं एलडीए और अग्निशमन विभाग को फटकार लगी है। लेवाना अग्निकांड में लखनऊ बेंच ने ये तल्ख टिप्पणी की है। प्राधिकरण और अग्निशमन की कार्रवाई पर हाईकोर्ट असंतुष्ट है। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारों को नाकामी से ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो लेवाना अग्निकांड मामले में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं तो कोर्ट ने ये बात कही, ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो इसके भी सख्त निर्देश दिए हैं। तो कड़ी फटकार लगाया है कोर्ट ने। तो जिस तरह से लेवाना अग्निकांड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एलजीए की लापरवाही सामने आई, अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, और इसी को देखते हुए ये तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट नजर आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एलडीए और अग्निशमन विभाग को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, तल्ख टिप्पणी की है, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था, क्योंकि एलडीए और अग्निशमन विभाग की लापरवाही के चलते ही ये लेवाना अग्निकांड हुआ है। और लेवाना अग्निकांड ही नहीं, आगे ऐसे कई अग्निकांड पिछले अगर इतिहास में भी देखें तो यही वजह सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही इतना बड़े हादसे को न्योता दिया जाता है। इस टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं आगे इन विभागों में सख्ती देखने को मिलेगी अश्विनी? बिल्कुल। लेवाना कांड हुआ था लखनऊ में, और उसके बाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। संज्ञान के बाद में तमाम जो आला अधिकारी थे एलडीए विभाग के जुड़े हुए, उनसे उनका पक्ष जानने के लिए कहा था कि अपना पक्ष रखिए। साथ ही साथ आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे, माफ कीजिएगा अग्निशमन विभाग के अधिकारी थे, उनसे भी कहा गया था कि अपना पक्ष रखें करके। निश्चित तौर पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि जिस तरह से अग्निकांड हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो एलडीए विभाग है उसकी बड़ी नाकामी सामने आई है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो एलडीए विभाग है वो मनमानी पे उतारू है लखनऊ में, क्योंकि आज अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ एक पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जहां पर सेटिंग नहीं हो पाती, कार्रवाई वहीं पर हो रही है। निश्चित तौर पर लेवाना होटल के 2017 से संचालित था, तमाम एलडीए वीसी आए गए, तमाम सचिव आए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा हास्यपद ये होता है कि जब एलडीए की जांच रिपोर्ट आती है, जब जांच की आती है, 2 अधिकारी जांच करते पूरे कांड की, तो उसमें किसी भी उच्च अधिकारी को दोषी नहीं माना गया। ना तो एलडीए वीसी को दोषी माना गया, ना ही जो सचिव रहे उस दौरान उनको दोषी माना गया, जबकि सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि इन्हीं के शासन, इनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस होटल का निर्माण हुआ था, संचालित हो रहा। लेकिन बड़ा अधिकारी कोई भी इसकी लपेटे में नहीं आया, बल्कि छोटे मोटे जेई इंजीनियर्स को निपटा दिया गया। और कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल खड़ा कर गया ये कांड कि आखिर जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके परिस्थिति में पूरा ये सिंडिकेट एक तरीके से लखनऊ में या तमाम प्रदेशों जिले में चल रहा है, उसका जिम्मेदार बड़ा अधिकारी क्यों नहीं होता, क्यों छोटों पर ही हमेशा कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर देखा गया था 2018 में इस तरह की घटना हुई थी लखनऊ में, जिसमें 7-8 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी जांच रिपोर्ट हुई, जांच हुई, उसके बाद भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि आगे ऐसा कांड ना होने पाए, और एक बार फिर इसी तरह के कांड होगा। निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करना कोर्ट का लाजमी था, और कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही साथ उम्मीद की है कोर्ट ने, ऐसा निर्देश भी दिया कि आगे इस तरह की घटना ना हो, जिम्मेदार जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। जी
ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो वही पीडब्ल्यूडी में तबादलों में अनियमितता का मामला सामने आया। तत्कालीन विभागाध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपी है। तो आरोपों के आंशिक रूप से प्रामाणिक होने की चर्चा है। तत्कालीन विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता पर लगे हैं आरोप। तो पीडब्ल्यूडी में तबादलों में अनियमितता जो लगातार खबरें आ रही थी, और देखिए अनियमितताएं देखने को भी मिली थी, और लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग संदेह के घेरे में था, और इसी को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई थी, और इस जांच कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के, प्रामाणिक होने की चर्चा है। तो तत्कालीन विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता पर कई आरोप लगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार कई महीनों से इन पूरे मामलों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर संदेह के घेरे में था, और देखिए अब जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी की रिपोर्ट भी सामने पेश कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि जो अनियमितता हुई है उसकी प्रामाणिकता है, और अब मनोज गुप्ता पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चल रही थी, तभी उस पर एक बड़ा ब्रेक पीडब्ल्यू विभाग में लगता है, और वहां से चीजें निकलती हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती है, उससे आगे बढ़कर काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका पूरे मामले का आज जो संज्ञान मुख्यमंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्रवाई होती है। पहले तो जो मंत्री पीडब्ल्यूडी हैं उनके ओएसडी को हटाया जाता है, उसके बाद तमाम 4 और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। निश्चित तौर पर उसमें विभागाध्यक्ष थे पीडब्ल्यूडी के मनोज गुप्ता, उन पर भी कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच के लिए कहा गया था, हालांकि वो निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन जांच की जा रही थी, और जांच में कहीं ना रिपोर्ट जो है वो शासन को भेज दी गई। और शासन जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं जो मनोज गुप्ता है उनकी मिलीभगत थी, कहीं ना कहीं वो दोषी हैं आंशिक रूप से, हालांकि जिक्र किया गया। निश्चित तौर पर अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है, हालांकि वो अभी निलंबित हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शासन में रिपोर्ट गई और शासन के बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक जाएगी। मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी अश्विनी, इसके साथ ही साथ देखिए रिपोर्ट बताया जा रहा है पेश कर दी गई है, और मुख्यमंत्री के सामने भी ये रिपोर्ट जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरह ये पूरा अनियमितता का खेल देखने को मिला है, तबादला देखिए इसलिए किया जा रहा था ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन इसी पारदर्शिता को भंग किया गया है। कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था थी उस पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से वो लगातार ये करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उस पर भी सवाल खड़े हुए। अब जब अगर रिपोर्ट में इस तरह की बात सामने आ गई है कि अनियमितताओं के सबूत भी मिले हैं, अगर इस तरह की चीजें उस रिपोर्ट में हैं, तो जिस तरह कार्रवाई मनोज गुप्ता पर कही जा रही है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में अन्य विभागों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर रहेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नियम बनाया था, क्योंकि पिछली सरकारों में देखा जाता था सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ही खेल होता था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इन चीजों को समझा, और जब पहला कार्यकाल था तभी नीति बनाई थी कि ट्रांसफर जो पोस्टिंग होगी उसका एक टाइम पीरियड होगा, कभी भी किसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, और उसके बाद अगर ट्रांसफर पोस्टिंग होना भी किसी का तो बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री एक और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे विभागों में भ्रष्टाचार हो, चाहे राजनीति में भ्रष्टाचार हो, तमाम अन्य जगह भ्रष्टाचार, हर तरीके से वो उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब अधिकारी जो हैं, जो पुराने अधिकारी रहे हैं, जो पिछली सरकारों में मौज काट चुके हैं, वो अभी भी उनके दिमाग से वो भ्रष्टाचार नहीं निकला है। कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा है कि उत्तर प्रदेश की जो बेहतर ट्रांसफर नीति थी उस पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने पलीता लगाने की कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री के जैसे संज्ञान में आती हैं चीजें, उसके बाद कार्रवाई का दौर भी शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अधिकारी इस तरीके से करेंगे तो मुख्यमंत्री चीजें कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इतना काम है, जनता की देखरेख करना है, साथ ही साथ सरकारी कामों को भी निपटाना है, तमाम अन्य चीजें भी हैं। और ऐसे में अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करेंगे वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री करना पड़ेगा, जिसके बाद इन अधिकारियों का जो रवैया है उसमें शायद सुधार आए। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
बढ़ेंगे आगे, बात नोएडा की करेंगे, जहां पर 32 साल पुराने जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अथॉरिटी से 32 साल बाद जीते 844 केंद्रीय कर्मी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का नोएडा प्राधिकरण को निर्देश, नोएडा में 844 प्लॉट स्वामियों को दिए जाए। ये फ्लैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने के अंदर आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश। नोएडा के सेक्टर 43 में 1800 वर्ग फुट का फ्लैट दें। कर्मियों की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से दायर था मुकदमा। अपार्टमेंट की कीमत अथॉरिटी अपने नियमों से तय करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूपी एसटीएफ की मुन्ना बजरंगी गैंग से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के लिए करते थे काम। एक बदमाश को लगी है गोली। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 का इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय घायल। तो गाजीपुर में पत्रकार की हत्या में वांछित था रवि यादव। मौके से एक आर्टिका गाड़ी और 3 हथियार बरामद हुए हैं। अलीगंज के एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो 25,000 का इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय घायल हुआ है। रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव कुख्यात अपराधी है। यह मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा है और इसका साथी पहले एक मारा जा चुका है पुलिस मुठभेड़ में, राजेश उर्फ मुन्ना। आज ये सब अपने साथियों के साथ रवि यादव किसी बड़ी घटना को यहाँ अंजाम देने आया था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। हम लोगों द्वारा ये ऑपरेशन अलीगंज थाना क्षेत्र में किया गया। सर, कितने बदमाश पकड़े गए हैं, कौन घायल हुआ है बता दीजिए। रवि यादव घायल हुआ है और इसके 3 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। रवि यादव का क्या अपराधिक रहा और जो साथी इनके गिरफ्तार हुए उनका क्या अपराधिक? सब पर कुछ न कुछ मुकदमे हैं। अभी पूछताछ गंभीर धारा है सर कि नॉर्मल धारा? गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं इन लोगों पर। एक ये जानकारी दे दी, जो घायल हुआ है उसके ऊपर कितने का इनाम था, क्योंकि 2 एक ही नाम के बदमाश हैं। रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव, उस पर 25,000 का इनाम है। ये गाजीपुर जनपद। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, पत्रकार की हत्या में वांछित चल रहे रवि यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मुन्ना बजरंगी गैंग के बदमाशों से कल देर रात एसटीएफ की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की सूचना पर एसटीएफ की टीम जो है बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची, जिसमें बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी एसटीएफ की तरफ से थी कि एक बदमाश घायल हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देर रात जब ये मुठभेड़ हुई है, उसमें पत्रकार की हत्या में वांछित जो बदमाश चल रहे थे, गाजीपुर से पत्रकार रागदेव मिश्रा की हत्या के बाद ये लोग फरार हो गए थे। उसके बाद देर रात जो है एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, बाकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।